वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। यूपी में मंत्रियों को बांटे गए विभाग, सीएम ने गृह मंत्रालय रखा अपने पास। जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी मिला तो सुरेश खन्ना को वित्त मंत्रालय का जिम्मा। ब्रजेश पाठक को चिकित्सा और स्वतंत्र देव सिंह को मिला जल शक्ति विभाग। यूपी में विभागों का बंटवारा। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं केशव प्रसाद मौर्य, मैं ब्रजेश पाठक, मैं सुरेश कुमार खन्ना, मैं स्वतंत्र देव सिंह, मैं बेबी रानी मौर्य, मैं जितिन प्रसाद, अखिल पटेल, मैं डॉक्टर संजय निषाद। तो यूपी में विभागों का बंटवारा, क्योंकि यूपी में शपथ ग्रहण के तीसरे दिन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गृह, नियुक्ति, कार्मिक, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन और राजस्व समेत कुल मिलाकर 34 विभाग रहेंगे। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, जो पिछली बार उनके पास जिम्मेदारी थी। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास की जिम्मेदारी दी गई है, इनका विभाग बदला गया है। और इसी तरीके से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को चिकित्सा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य महिला कल्याण और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी। जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ये विभाग केशव प्रसाद मौर्य के पास था इससे पहले। तो आपको बता दें कि विभागों का बंटवारा हो गया है। और जिस तरीके से आपको हमने बताया कि कैबिनेट मंत्रियों को जब शपथ दिलाएगी उसके कई दिनों बाद ही आप देखिए विभागों का बंटवारा कल देर शाम हुआ है। और उसके बाद कौन कौन से नाम सामने है वो हमने आपको बताया। सबका आपको बता दें कि जितिन प्रसाद का कद अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। प्राविधिक शिक्षा इससे पहले उनके पास था, हालांकि एमएलसी हैं, लेकिन इस बार कैबिनेट में उनको एक बार फिर से शामिल किया गया। तो इस बार पीडब्ल्यूडी विभाग जितिन प्रसाद को दिया गया है। ब्रजेश पाठक को अहम जिम्मेदारी दी गई है। इस बार स्वास्थ्य संभालेंगे ब्रजेश पाठक। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य पर हर किसी की नजर थी। महिला बाल विकास कल्याण का जिम्मा उनको सौंपा गया है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार गुलेश स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। और देखिए, शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभी की नजर थी विभागों के बंटवारे पर सर। और देखिए, कल देर शाम विभागों का बंटवारा कर भी दिया गया है। जिस तरीके से विभागों का बंटवारा किया गया है, आपको क्या समझ में आ रहा है? योग्यता, दक्षता, अनुभव को लेकर विभागों का बंटवारा हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि पिछली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जितने विभाग थे, अब वो फहरिस्त ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अहम विभाग मुख्यमंत्री के पास इस बार भी हैं। दीपिका, ये बात सही है कि इस बार मुख्यमंत्री बहुत पावरफुल होकर के उभरे हैं जी डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। लेकिन जैसे गृह और नियुक्ति उन्होंने अपने पास रखा है, जो ज़्यादातर मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये है कि अभी भी मंत्रिमंडल में फेरबदल की गुंजाइश है जी। इसलिए कुछ डिपार्टमेंट्स उन्होंने अपने पास रखे हैं, जिससे भविष्य में जो थोड़ी बहुत जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए अगर अगला फेरबदल हो तो उसमें से कुछ डिपार्टमेंट्स वो बांट सकें। अभी भी 8 पद रिक्त हैं मंत्रिमंडल में, क्योंकि ये संख्या के हिसाब से 15% यानी आप टोटल संख्या का 15% ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बना सकते हैं। तो इस हिसाब से योगी मंत्रिमंडल में 60 मंत्री होने चाहिए, लेकिन इस समय 52 मिनिस्टर्स हैं, इसलिए 8 मंत्रियों की और बनने की गुंजाइश है। इसलिए मुख्यमंत्री ने अपने पास कुछ महत्वपूर्ण विभाग और रखे हैं, ताकि भविष्य में अगर फेरबदल हो तो उन विभागों में से उनको जिम्मेदारी दी जा सके। और दूसरी बात ये है कि डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं उनको इस बार, जैसे केशव मौर्य जी के पास पिछली बार पीडब्ल्यूडी था, लेकिन इस बार उनको पीडब्ल्यूडी नहीं दिया गया है। ग्राम विकास जैसे
सहित 6 महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी हटा करके ये मैसेज दिया गया है कि उनका जो महत्व था तो थोड़ा बहुत कम किया गया है। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को जो चिकित्सा स्वास्थ्य एक साथ दिया गया वो बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। आपको याद हो जब कोरोना सेकेंड वेव थी तो उस समय बहुत स्थिति खराब थी और ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को कि ये हाल है स्वास्थ्य सेवाओं का। तो तब ये बात उठी थी कि क्यों ना ब्रजेश पाठक को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग दे दिया जाए। तो अब उसी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को उनको सौंप करके ये महत्व अहम जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर सके, संस्थानों को अच्छा बना सके। और ये सही कह रही हैं आप दीपिका जी के जो है जितिन प्रसाद का कद जो है लोक निर्माण दे करके बढ़ाया गया है। उनको भविष्य के नेता के रूप में मुझे लगता है कि प्रमोट किया जा रहा है। और यहाँ डिप्टी सीएम में आपके चाहे ये मिनिस्टर्स हैं आपके जैसे मोदी जी के खास हैं अरविंद कुमार शर्मा, AK शर्मा जो 1988 बैच के सीनियर IAS अफसर हैं, चीफ सेक्रेटरी रैंक के हैं। और वहाँ अगर वो BRS लेकर नहीं आते तो निश्चित रूप से किसी ना किसी बड़े डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते या PMO में होते, क्योंकि वो मोदी जी के साथ करीब 2 दशकों से रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम से भी ज़्यादा उनको अहम जिम्मेदारी 2 विभागों की दी गई है। विभागों के हिसाब से वो डिप्टी सीएम पर भारी हैं। उनको नगर विकास और ऊर्जा जैसे विभागों की अहम जिम्मेदारी दी गई है। यानी नगर विकास में स्मार्ट सिटी और बिजली ये जो बहुत सारी अवस्थापना सुविधाएं ये सब आता है। और इसी तरह से योगी जी ने अपने खास स्वतंत्र देव सिंह जो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उनको जो है नमामि गंगे सिंचाई जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। इससे पहले जब स्वतंत्र देव सिंह योगी कैबिनेट में मंत्री थे, हालांकि परिवहन विभाग उनके पास था, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन इस बार कैबिनेट में उनको शामिल किया गया है। तो जब उनको जल शक्ति मंत्रालय सौंपा गया है तो बड़ा विभाग भी है, कद इनका भी बड़ा है, लेकिन चुनौतियां तो इसमें भी तमाम है, क्योंकि योजनाएं तो नमामि गंगे की अगर बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। और ऐसे में जितना बड़ा विभाग है उतनी बड़ी चुनौतियां भी इसमें हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं दीपिका, ये बहुत चुनौतीपूर्ण डिपार्टमेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री का सीधा ड्रीम प्रोडक्ट है ये नमामि गंगे जी। और सिंचाई एक अपने आप में लोक निर्माण के बाद बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो गांव-गांव तक जुड़ा है। और बाढ़ नियंत्रण है, तो तमाम नमामि गंगे और ये जो योजना है ये सीधे जो है गंगा जी को साफ करना, गंगा की सहायक नदियों को साफ करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, वाकई में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन गुलेश जी ये भी आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से देखिए हमने कैबिनेट देखी, कैबिनेट में हमने देखा योग्यता भी नजर आई, अनुभव को भी तवज्जो दी गई, इसके अलावा जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी पूरी तरीके से साधा गया। लेकिन ऐसे में विभागों का जब बंटवारा हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि विभागों के बंटवारे में अनुभव भी देखा जाएगा, योग्यता तो जाहिर सी बात है देखी ही जाएगी, लेकिन इसके अलावा प्रोफेशनलिटी टच भी दिया जाएगा। तो जो विभाग आपको नजर आ रहे हैं, जो मंत्रियों को सौंपे गए हैं, उसमें प्रोफेशनलिटी टच आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी यानी जो डिपार्टमेंट्स बांटे गए हैं बहुत सोच समझ करके बांटे गए हैं। जैसे जनता से जो जुड़े डिपार्टमेंट हैं वो ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता बेस्ड हैं। जैसे आपके परिवहन विभाग दिया गया है दया शंकर सिंह को, जो अभी तक जो है पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष थे, वो जनता से जुड़ा विभाग है। इसी तरह जो है दिनेश प्रताप सिंह जो उनको वो रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे पहले, अब उनको और अब सोनिया गांधी जी रायबरेली से दोबारा 2024 में लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी ये एक अलग इशू है। लेकिन ये उनको जो है मंडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग दे करके जो कृषि विपणन और
वो ये संदेश दिया गया है कि वो दोबारा वहाँ से मजबूती से लड़ेंगे चुनाव, उनको जो है दोबारा उतारा जाएगा वहाँ से 2024 में। इसी तरह जो है मोदी जी, इसकी खास बात ये है इस मंत्रिमंडल की, करीब आधा दर्जन मंत्री ऐसे उतारे गए, ऐसे बनाए गए हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। जैसे मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से है दयालु मिश्रा, हालांकि वो डिपार्टमेंट के हिसाब से तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो है वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। लेकिन नीलकंठ तिवारी को ना बना करके ये मैसेज दिया गया है कि जो है वो कार्यकर्ताओं से कहीं ना कहीं दूर थे और मोदी जी की कहीं ना कहीं इसमें नाराजगी झलकती है जी। इसी तरह से जो डॉक्टर दिनेश शर्मा और ये आपके आशुतोष टंडन, ये जो नई बनाए गए हैं, श्रीकांत शर्मा जैसे दिग्गज, डॉक्टर महेंद्र सिंह, जिनको योगी जी चाहते थे अपनी कैबिनेट में, ये सत्ता के गलियारों में बाकायदा मरमरिंग है कि योगी जी बाकायदा इनको सत्ता में उसमें अपनी कैबिनेट में चाहते थे, लेकिन जो है बाद में इनका पत्ता कटा है जी। और बुलेश जी, एक बात और आपने देखी होगी, क्योंकि इससे पहले जब देखा था चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, दोनों के मंत्रालय अलग अलग थे, लेकिन इस बार दोनों मंत्रालय एक ही साथ है, ब्रजेश पाठक के साथ है। पहले दोनों मंत्री अलग अलग और लेकिन इस बार एक ही को जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या लगता है बेहतर समन्वय इसमें होगा, काम करने में आसानी होगी? जी जी बिल्कुल दीपिका, ये इसीलिए दिया गया है ताकि आपस में बेहतर समन्वय हो सके, क्योंकि जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं हमारे, वो सब आपके चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधीन आते हैं, और जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी हैं जो वो उसमें चिकित्सा शिक्षा के तहत आते हैं। तो इस बीच जो है कई तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, तो समन्वय की जो है काफ़ी दिक्कत आ रही थी। ये समन्वय की दिक्कत कोरोना काल में भी देखी गई, इसीलिए ये पूरा डिपार्टमेंट, पहले भी पूरा डिपार्टमेंट एक ही हुआ करता था, अब ये बीच में जब ज़्यादा जम्बो जेट मंत्रिमंडल बने तो उसमें से कई डिपार्टमेंट तोड़ करके बना दिए गए। ये डिपार्टमेंट्स का जो बंटवारा सबसे पहले ज़्यादा हुआ वो आपको याद होगा कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में जो जम्बो जेट मंत्रिमंडल बना था 98 का, वो 99 मिनिस्टर्स का, उसमें एक डिपार्टमेंट के 3-3, 4-4 पार्ट्स कर दिए गए थे जी। और उस समय ये कहा गया था कि अब ठीक से हर डिपार्टमेंट्स का वो यानी अच्छे से देखभाल हो सकेगी, अच्छे से कामकाज हो सकेगा, लेकिन वहाँ वो वही दिक्कत समन्वय की आने लगी। बिल्कुल। अभी ये भी प्रपोजल आया था बीच में कि जो एक प्रवृत्ति के समान प्रवृत्ति के जो डिपार्टमेंट्स है उनको मिला दिया जाए, जैसे कृषि में पशुधन है, मत्स्य है, ये सब मिलाने की बात सी। टोटल डिपार्टमेंट्स जो अभी 90 के बराबर हैं डिपार्टमेंट्स, उनको ये आया था कि उनको 36 में कर दिया जाए, लेकिन वो प्रपोजल ही होकर के रह गया था, क्योंकि वो परवान नहीं चढ़ पाया। हो सकता है इस सरकार में वो उसको परवान चढ़ाया जाए। जी दीपिका, क्योंकि दो सहयोगी दलों की भी हम बात कर लेते हैं। अब संजय निषाद की मत्स्य पालन उनको विभाग दिया गया है, और इसी के साथ ही साथ आशीष पटेल की अगर बात कर ली जाए, जो जितिन प्रसाद के पास पहले जो विभाग था प्राविधिक शिक्षा का, वो इस बार आशीष पटेल को दिया गया है। उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप, इस जिम्मेदारी को? देखिए निषाद पार्टी के जो इन विभागों को इन्हें देने के पीछे क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनको कैबिनेट मत्स्य मंत्री बना करके एक सम्मान दिया गया, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने समुदाय के हित के लिए, कल्याण के लिए काम करें, क्योंकि वो अपने समुदाय की बात करते थे और करते हैं, इसलिए उनको मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि अनुप्रिया पटेल बाकायदा केंद्र में राज्य मंत्री हैं, तो उनको आशीष पटेल को भी यहाँ क्योंकि सहयोगी के रूप में एक जिम्मेदारी दी जानी थी, तो उनको कैबिनेट मंत्री बना के प्राविधिक शिक्षा दे दिया गया है। बस इतनी सी बात है।
जी। और इसके अलावा क्योंकि गुलेश जी देखिए नंद गोपाल गुप्ता नंदी की भी बात यहाँ पर की जाएगी और बहुत ज़रूरी भी है। इससे पहले नागरिक उड्डयन विभाग उनके पास था और इस बार इस विभाग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखा है। जैसे कि आपने इससे पहले बताया कि हो सकता है कैबिनेट का जब विस्तार किया जाए, क्योंकि अभी भी गुंजाइश है कई चेहरों को शामिल करने की, हो सकता है इसका विस्तार किया जाए तब अलग जिम्मेदारी किसी को सौंपी जाए, लेकिन फिलहाल तो मुख्यमंत्री ने इस मंत्रालय को अपने पास रखा है। लेकिन नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बेहद अहम विभाग दिया गया है, औद्योगिक विकास उनको दिया गया है और इस बार उद्योग पर ही सबसे ज्यादा नजर रहेगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में प्रचार किया था उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े औद्योगिक यहाँ पर औद्योगिकरण करना है जिससे उद्योग का विकास हो और रोजगार लोगों को मिल पाए। इस पर भी खास फोकस रहेगा और इसलिए नंद गोपाल गुप्ता नंदी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? जी दीपिका, नंदगोपाल नंदी एक वैश्य समुदाय से आते हैं और एक बहुत ही व्यवहार कुशल मिनिस्टर माने जाते हैं। वो जब भी जीते हैं वो हर बार मिनिस्टर बने, कैबिनेट मिनिस्टर सीधे। पहली बार वो बसपा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, दूसरी बार फिर बीजेपी में शामिल होकर के वो जीते और मिनिस्टर बने, इस तीसरी बार वो जो है कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। लेकिन ये बात सही है आपकी, इस बार औद्योगिक विकास जैसे बड़ा मंत्रालय से कहा जा सकता है गुलेश जी, इसके पीछे जो ध्येय है सरकार का, हाँ बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। आपको याद हो यहाँ जो समिट हुआ था, इंडस्ट्रियल समिट, 4 लाख करोड़ के जो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे योगी सरकार नंबर 1 में, तो 4 लाख करोड़ के प्रपोजल्स और वो एग्रीमेंट्स हुए थे। उनको ज़मीन पर उतारना उनके लिए चुनौती की बात होगी कि किस तरह से उन उद्योगों के जो एग्रीमेंट्स हुए थे उनको ज़मीन पर उतारा जाए और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जी गुलेश जी, इसके अलावा क्योंकि पूरा अगर विभागों का आपके जी गुलेश जी बात पूरी करिए अपनी। जी गुलेश जी, पूरा अगर विभागों का बंटवारा देखा जाए तो जिसकी जैसी योग्यता, जिसकी जैसी समझ, उसके हिसाब से उसको मंत्रालय दिया गया है जिससे बेहतर तरीके से काम किया जा सके। क्योंकि इससे पहले यही कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी दक्षता होगी, जो जिस विभाग में जिस विषय में सबसे ज्यादा निपुण होगा, उसको उसी के हिसाब से विभाग सौंपा जाएगा और वो देखने को भी मिला है। इसका मतलब ये है आगे आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से काम किया जा सके। बहुत सोच विचार करके विभागों का बंटवारा हुआ है इस बार। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जो है इस बार बहुत सोच समझ करके विभागों का बंटवारा किया गया है। और जैसे मुख्यमंत्री ने अपने वो सुरेश खन्ना जी जो इस बार सबसे वरिष्ठतम है, 9 बार के विधायक हैं, उनको जो है पिछली बार उनके पास चिकित्सा, शिक्षा, संसदीय कार्य और वित्त तीनों डिपार्टमेंट थे। इस बार उनको चिकित्सा शिक्षा से हटा करके केवल संसदीय कार्य और वित्त मंत्रालय जैसे अहम जिम्मेदारी दी गई है। वो इसलिए क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री का काम एक बड़ा होता है। सरकार हाउस जब फेस करती है तो सरकार को बचाना, विपक्ष के तीरों से बचाना संसदीय कार्य की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। खासतौर से मुख्यमंत्री की मौजूदगी में या मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में हाउस में फेस करना संसदीय कार्य मंत्री की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए उनको संसदीय कार्य मंत्री पद पर दोबारा आसीन किया गया है। गुलेश जी, आपने देखिए सुरेश खन्ना का जिक्र किया तो कुछ नाम मुझे याद आए, जैसे कि सूर्य प्रताप शाही की बात कर ली जाए। कृषि विभाग पहले था, इस बार भी वही विभाग उन्हें सौंपा गया है, लेकिन इसमें भी चुनौतियां तमाम हैं क्योंकि कृषि क्षेत्र की बार बार बात की जाती है। किसानों की कैसे किसानों को और भी ज़्यादा फायदा पहुंचाया जाए, किसानों के लिए कौन सी और भी ज़्यादा बेहतर अच्छी स्कीम लाई जाए, इस पर भी फोकस रहेगा। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं कि हमारा अन्नदाता अगर खुश होगा तो जाहिर सी बात है देश तरक्की की ओर अग्रसर होगा। लेकिन इसके अलावा बात अगर भूपेंद्र चौधरी की भी की जाए तो उनका भी वही विभाग पंचायती राज उनको इस बार भी दिया गया है। लेकिन सबसे अहम विभाग अगर बात की जाए लक्ष्मी नारायण चौधरी की, गन्ना विभाग उन्हें सौंपा गया है। सुरेश राणा की मुश्किलें किस तरीके से गन्ना विभाग से बढ़ी थी, ये हमने और आपने सभी ने देखी। इस बार चुनौती लक्ष्मी नारायण चौधरी के लिए भी बहुत ज्यादा होंगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपिका। चौधरी लक्ष्मी नारायण एक बहुत वरिष्ठ और सुलझे हुए मंत्री हैं और खास बात यह है कि वो जाट समुदाय से आते हैं। तो उनके लिए वाकई गन्ना किसानों की समस्याएं रही हैं
और बार बार ये मांग उठती रही है कि उनको मूल्य उनका उतना नहीं मिलता जितना उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता। बिल्कुल। और बकाया का मांग जो है हर बार उठता है विधानसभा में भी, और ये आपको याद हो ये चुनाव में भी मुद्दा बना था। बिल्कुल गुलेर जी, और सदन से लेकर सड़क तक गन्ना किसानों की परेशानियां किस तरीके से गन्ना किसान उठाते हुए नजर आते हैं वो तो हम लगातार देखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि लक्ष्मी नारायण चौधरी को भी अहम विभाग सौंपा गया है, क्योंकि पश्चिम का गन्ने की खेती जो है एक बहुत ही बड़ी संख्या में किसान करते हैं, और जो है लाखों किसान, हजारों नहीं लाखों किसानों की रोजी रोटी गन्ने से जुड़ी हुई है। इसलिए ये बहुत अहम डिपार्टमेंट है, और लक्ष्मी नारायण चौधरी के लिए ये वाकई एक चुनौती होगी इस डिपार्टमेंट को संभालना। नंबर 2, पंचायती राज मंत्री तो वही है भूपेंद्र सिंह चौधरी, वो भी जाट समुदाय से आते हैं, और कृषि उन्हीं को सौंपा गया है, सूर्य प्रताप शाही जी को। पिछली बार उन्होंने कई उसमें सुधार किए थे। अब लेकिन उनके लिए भी है कि क्योंकि किसानों का मुद्दा हर बार उठ रहा है, किसान आंदोलन दोबारा होने की बात हो रही है। अब ये एमएसपी को लेकर के केंद्र क्या फैसला करता है, यूपी में क्या फैसला होता है, उस पर नज़र रखनी होगी। बिल्कुल गुलेर जी, बिल्कुल इस पर नजर रखनी होगी। और विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, और विभाग कौन कौन से किसको सौंपे गए वो भी आप जानकारी अपने दर्शकों तक हमने पहुंचाई है, और आपने समझाया भी है किस तरीके से कैसे विभागों का बंटवारा किया भी गया होगा, क्या विचार विमर्श किया गया होगा। आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, चर्चा करने के लिए, और साथ ही साथ अपना कीमती वक्त भी हमें देने के लिए। तो विभागों का बंटवारा हो गया है, और ऐसे में कौन सा बदलाव हुआ है, किसको कौन सी जिम्मेदारी मिली है, और आगे आने वाली चुनौतियां किस विभाग में कितनी ज्यादा रहनी वाली है, वो हमने आपको बताया। अब देखना होगा कि विभागों के बंटवारे के बाद किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है, और कौन कौन से बड़े फैसले किस विभाग की तरफ से लिए जाते हैं, ये भी देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं केशव प्रसाद मौर्य, मैं ब्रजेश पाठक, मैं सुरेश कुमार खन्ना, मैं स्वतंत्र देव सिंह, मैं बेबी रानी मौर्य, मैं जितेंद्र प्रसाद, अनिल पटेल, मैं डॉक्टर संजय निषाद।